गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। काफ़ी स्ट्रेटजिक मूव है इंडिया के द्वारा। आपको मालूम है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम टेरर अटैक हुआ। इस टेरर अटैक में 26 लोगों की जान चली गई। हालांकि जिनकी जान गई वो टूरिस्ट थे जो पहलगाम घूमने के लिए आए थे। पहलगाम के बारे में आपको थोड़ा बता दूं मैं कि पहलगाम का नज़ारा कुछ ऐसा होता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट हर साल यहाँ पे आते हैं। जिस तरीके से कश्मीर की एक इमेज पूरी दुनिया में बननी स्टार्ट हो गई थी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट हो चुका था, कश्मीर अपने इकोनॉमिक राह पे आगे बढ़ रहा था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा था और इसी प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करने के मोटिव से पहलगाम टेरर अटैक किया गया ताकि लोगों में एक बार फिर से भय आ जाए, ताकि जो टूरिस्ट वहां पे आ रहे हैं और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा दे रहे हैं वो टूरिस्ट आना बंद हो जाए वहां पे और फिर से लोग वहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में, पॉवर्टी में चले जाएं और वहां पे फिर से एक बैकवर्डनेस दिखना स्टार्ट हो जाए। इसी बैकवर्डनेस का फायदा उठाकर तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां से यंग रिक्रूट्स करती है और उससे अपने मोटिव को अंजाम देती है। तो मोटिव यही था कि यहाँ पे भय का माहौल बनाया जाए और भय के माहौल के कारण फिर से जम्मू कश्मीर अपना प्रोग्रेस आगे बढ़ा रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, उसको फिर से बैकवर्डनेस की राह पे ले जाया जाए। तो पहलगाम में टेरर अटैक किया गया। ये टेरर अटैक इतना भयावह था कि टूरिस्ट को, उन लोगों को, मेल्स को उनके फैमिलीज के सामने कपड़े उतरवा के, धर्म पूछ के उनको पॉइंट ब्लैंक गोली मारा गया। दिस वॉज कंप्लीटली नॉन एक्सेप्टेबल। पूरा देश खफा था इससे, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोग भी खफा थे इस बात से। और इसी का जवाब देते हुए 6 मई को इंडिया ने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है। रिटेलिएटरी स्ट्राइक क्या होता है उसके बारे में समझा देता हूं मैं। देखिए, रिटेलिएटरी स्ट्राइक का मतलब यह होता है कि इंडिया ने जो स्ट्राइक किया है इसके लिए हम पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसकर स्ट्राइक नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारा कहना यह है कि हम लोग इंडियन साइड पे ही रहेंगे, है ना। वी विल रिमेन एट इंडियन साइड ओनली। और इंडिया की साइड में ही हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, मतलब इंडियन साइड के काफ़ी अंदर होते हैं फाइटर जेट्स। पर्टिकुलरली इसमें राफेल को यूज किया गया है। राफेल वही जहाज है जो इंडिया ने फ्रांस से खरीदा था, डसॉल्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 4.5 जनरेशन का एरोप्लेन है, मल्टी रोल कॉम्बैट रोल में काम आता है ये। इसके अलावा जो राफेल है वो आपका एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस एवियोनिक्स में, एवियोनिक्स टाइप का जहाज है ये। और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर जेट भी इसको हम कह सकते हैं। तो अपने इंडिया के बॉर्डर के काफ़ी अंदर तक रहता है और अंदर से ही ये मिसाइल्स लॉन्च करता है। तो दो टाइप के मिसाइल लॉन्च किए गए। एक तो था स्टॉर्म मिसाइल एंड दूसरा एक बॉम्ब लॉन्च किया गया था। बॉम्ब का नाम है हैमर बॉम्ब। स्टॉर्म मिसाइल एक क्रूज मिसाइल का टाइप होता है। क्रूज मिसाइल हम ऐसे मिसाइल को कहते हैं जो कि गाइडेड मिसाइल होता है। देखिए, मिसाइल दो टाइप के होंगे। एक तो अनगाइडेड है, आपने एक बार लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद जो फ्यूल होता है वो अलग हट जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है एंड देन वो लॉन्च का जो वेलोसिटी है उसी से फिर आगे रास्ता तय करता है और एक फिक्स टारगेट पे जाके स्ट्राइक करता है। इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल गाइडेड मिसाइल होता है। गाइडेड मिसाइल का मतलब जब तक वो मिसाइल मूव करता रहेगा तब तक इसका इंजन ऑन रहता है एंड फ्यूल कंज्यूम करता रहता है और वो अपने टारगेट को जाके हिट करता है इस तरीके से। क्रूज मिसाइल की खासियत ये होती है कि ऑलमोस्ट ये एक्यूरेट मिसाइल्स होते हैं। जैसे स्कैल्प मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल एक ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिसाइल है, टारगेट को हिट करेगा ही करेगा। फायर एंड फॉरगेट टाइप का मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल की क्या खासियत होती है, ये एक ऐसा मिसाइल है कि आपने हिट कर दिया, लॉन्च कर दिया इसको, ये अपने टारगेट पे हिट करेगा करेगा, ये अपना टारगेट मिस नहीं करता। स्कैल्प मिसाइल की एक और खासियत ये स्टील्थ मिसाइल है। दैट मीन्स कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको कभी भी कैच नहीं कर सकता, इसका पता नहीं लगा सकता। स्टील्थ मिसाइल है, राइट। तो इसकी खासियत यही थी जिसके कारण कि स्कैल्प को लॉन्च किया गया। तो स्कैल्प मिसाइल को इंडिया ने जब लॉन्च किया तो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा डीप जाकर स्ट्राइक करता है। किस किस पॉइंट पर देखिए इसने स्ट्राइक किया है, तो स्ट्राइकिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो दीज आर द पॉइंट्स जहां पे जाके स्ट्राइक करता है। तो ये आप देखिए, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जो 1 वाला पॉइंट है ये आपका पहला भावलपुर रीजन है। ये करीब करीब इंडियन बॉर्डर से आपका 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर काफी लंबा डिस्टेंस हो गया और यहां जाकर मिसाइल ने स्ट्राइक किया। तो ये पाकिस्तान को एक सीधा मैसेज है। मैसेज ये है कि देखिए, हम लोग जब चाहे तब और डीप इनटू योर टेरिटरी जाकर हम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं
और इंडिया ने इसको प्रूव भी किया। और आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना से लिया गया था वो कभी भी आपके काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली चाइनीज है, काम करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं होता। सो दैट वे इंडिया हैज प्रूव्ड इट्स मिलिट्री सुपीरियॉरिटी कि देखिए 100 किलोमीटर दूर जाके हमने स्ट्राइक किया है और आपका एयर डिफेंस सिस्टम इसको पता नहीं कर पाया। तो इस तरीके से टोटल 9 साइट्स के ऊपर स्ट्राइक किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो साइट्स हैं आपके 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज में अलग अलग डिस्टेंस पे लाई करते हैं। हैमर बॉम्ब एक ग्लाइड बॉम्ब होता है। ग्लाइड बॉम्ब का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको लॉन्च कर दिया और ग्लाइड करता हुआ जाके डीप इनटू द टेरिटरी जाके स्ट्राइक करता है। यह भी एक्यूरेटली जाके स्ट्राइक करता है, यही हैमर बॉम्ब है। काफी इंपॉर्टेंट है हैमर बॉम्ब ये भी। और हैमर बॉम्ब भी हमने फ्रांस से लिया गया है। डसॉल्ट ऑब्वियसली फ्रेंच कंपनी है। देन आप देखेंगे कि तीसरा एक और इसमें हमने यूज किया है सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्रोन सिस्टम। एक ड्रोन सिस्टम यूज किया है और ये जो ड्रोन सिस्टम है इसकी खासियत ये होती है, इसको हम सुसाइड ड्रोन कहते हैं। तो टारगेट को लॉक करेगा ये सुसाइड ड्रोन्स। टारगेट को लॉक करने के बाद ये बिल्कुल एक एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए ये टारगेट पे जाके हिट कर देता है और ऑलमोस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो ड्रोन सिस्टम है, ये ड्रोन सिस्टम भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। और इस ड्रोन सिस्टम की खासियत ये थी कि इस ड्रोन सिस्टम के अंदर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी हासिल की है और इसको हम लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी कहते हैं। जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है इसमें भारी संख्या में ड्रोन को लॉन्च किया जाता है और इसके अंदर जो वॉरहेड कैपेसिटी होती है करीब करीब 1.5 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक की वॉरहेड कैपेसिटी इसके अंदर आती है। इसको हम कई बार कैमिकेज ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो इन 3 वेपन्स का यूज किया गया था इंडिया के साइड से और इन तीनों वेपन्स ने यहाँ पे इसका 9 टारगेट पे जाके स्ट्राइक किया और ये अपना ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया। इस तरीके से इंडिया ने एक क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड को भी कि इंडिया कभी भी किसी भी टाइम पर आपके टेरिटरी में डीप डाउन योर टेरिटरी जाके स्ट्राइक कर सकता है और आपके जो ठिकाने हैं लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद उनको हिट कर सकता है। तो पर्टिकुलरली ये जो 9 टारगेट्स हैं लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद के ही टारगेट्स हैं, उन्हीं को जाके स्ट्राइक किया गया बेसिकली और काफ़ी सक्सेसफुली ये काम किया गया है। इन द मीन वाइल इंडिया को ऐसा लगता भी है और ऑब्वियसली लगना भी चाहिए कि पाकिस्तान हो सकता है रिटेलिएटरी एक्शन ले। रिटेलिएटरी एक्शन क्या होता है कि वॉरफेयर में एक टर्म आता है, इस टर्म को हम कहते हैं लैडर स्टेप। लैडर स्टेप का मतलब है कि आपने एक स्टेप लिया, दूसरा स्टेप अपोजिट साइड लेगा, फिर तीसरा स्टेप आप लेंगे, चौथा स्टेप अपोजिट साइड लेता है और इस तरीके से हर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये जो स्टेप्स होते हैं ये हमेशा पहले स्टेप से लार्जर होता है। लाइक पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था तो हमने उसका एक काफ़ी बड़ा स्टेप लिया, राइट। अब पाकिस्तान हो सकता है इससे भी बड़ा स्टेप लेने की तैयारी करे और फिर इंडिया उससे भी बड़ा स्टेप लेने की तैयारी करे। तो अगर आपका किसी भी पॉइंट पे ये लैडर रुक गया, आगे स्टेप नहीं होते तो वॉर रुक जाता है। अगर आपने अगला स्टेप ले लिया तो हो सकता है फिर वो इस तरह से बढ़ता रहे और फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। अब इंडिया ने रिटेलिएटरी स्टेप ले लिया है, हो सकता है अगला स्टेप इस तरीके से फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकती हैं चीजें। एंड यही कारण है कि इंडिया अब सिविल मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है। सिविल मॉक ड्रिल क्या है बेसिकली? सिविल मॉक ड्रिल में 244 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। ये 244 डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो या तो किसी बॉर्डर एरिया के आसपास लाई करते होंगे या फिर किसी सी एरिया के आसपास लाई करते हैं क्योंकि वहां पे नेवी के द्वारा अटैक होने का खतरा होता है, या फिर मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं। तो ऐसे 244 डिस्ट्रिक्ट को इंडिया में आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कैटेगरी 3 वाले डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो थोड़े कम सेंसिटिव हैं, जिनका इन तीनों कैटेगरी में नाम नहीं है, वो बिल्कुल नॉन सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके वहां पे मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज कराना। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि वहां की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको आने वाले वॉर के लिए पहले से ही उनको ट्रेन कर देना ताकि किस तरीके से आप अपनी जान बचा सकते हो, पैनिक सिचुएशन में ना आओ। लेकिन सिविल मॉक ड्रिल का मतलब यह नहीं है कि हम वॉर की सिचुएशन में आ ही चुके हैं। सिविल मॉक ड्रिल सिर्फ एक प्रिपेयर्डनेस है कि हम आने वाले वॉर हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, अगर वो होता है तो किस तरीके से हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। क्योंकि वॉर की सिचुएशन तब बनेगी जब एस्केलेशन होता रहेगा।
तो एस्केलेशन अगर ये होता जा रहा है तो वॉर का संभावना हो सकता है। अगर किसी भी पॉइंट पर ये एस्केलेशन रुक जाता है तो वॉर की संभावना फिर नहीं बनती है। ओके, सो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिस्री हैं, उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि इंडिया ने ये 9 स्ट्राइक्स किए हैं, और इसका पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है ऑब्वियसली कि पाकिस्तान ने राफेल जेट्स को मार गिराया है, राफेल जेट्स को गिरा दिया है। हालांकि ये बिल्कुल ही एक गलत न्यूज़ है पाकिस्तान की साइड से। देन जो सिविल मॉक ड्रिल है ये पहले भी करवाया गया था 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। उस टाइम भी इस तरीके का सिविल मॉक ड्रिल करवाया जाता है। बेसिकली सिविल मॉक ड्रिल का मेन पर्पस होता है कि जो सिटीजन है उनको पहले से तैयार करवा देना, ताकि वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में पैनिक में ना आ जाए। तो इस तरीके से इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इंडिया ने अंजाम दिया है, और इस तरीके से इंडिया अपने मिशन में अभी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। माय नेम इज सौरभ पांडे।